गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पार्ट थर्ड के पेपर 12th पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के मेरे प्रिय युवा साथियों, हमारी जो अभी लेक्चर सीरीज जारी है वो इम्पीरियलिज्म या साम्राज्यवाद पर चल रही है। कल हमने साम्राज्यवाद के इफेक्ट या प्रभाव देखे थे, शुरू किए थे, बेसिकली पूरे हम नहीं देख पाए थे। कुछ पॉइंट बाकी हैं जो हम आज उठाएंगे। कल हमने देखा था कि जो साम्राज्यवादी देश है, यानी जिसने जो बड़ी ताकत है, जिसने साम्राज्यवाद को फैला रखा है, दूसरे देश पर नियंत्रण स्थापित कर रखा है, उसकी संप्रभुता पर, उसकी निर्णय निर्माण की क्षमता पर, उसकी जनता पर, उसके संसाधनों पर, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। आज इसका दूसरा पहलू हम देखेंगे कि जिस देश पर उन्होंने कब्जा किया है, यानी जो देश साम्राज्यवाद का शिकार है, अधिकारी देश है, उसे इसके क्या लाभ और क्या हानियां हैं। पहली बात करते हैं इसकी लाभ की। देखिए, मैंने आपको ये पहले भी कहा है कि हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, इसलिए पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को समान अहमियत देते हुए आगे बढ़ेंगे। साम्राज्यवाद की आलोचना होती है, निंदा होती है, भर्त्सना होती है, कोई शक नहीं है। दुनिया जहान की किताबें लिखी गई हैं, इस पर लेख लिखे गए हैं, भाषण दिए गए हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आखिर ये दुनिया में इतना फैला कैसे? कुछ तो कारण रहे होंगे। वही बात है सिद्धांत और व्यवहार के अंदर। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं कि जो अधिकारी देश है, यानी जिस देश पर कब्जा किया गया है, उसे भी इसके कुछ लाभ होते हैं। वो कौन से हैं, जरा आप ध्यान दीजिए। पहला बिंदु है आंतरिक आबादी। साम्राज्यवाद देश की जो व्यवस्थाएं हैं, उसका लाभ आपके देश की जनता को मिलता है। ये इस रूप में कि आपके देश के भीतर ये एक राजनीतिक एकता स्थापित कर पाता है। जैसे आप इस चीज को यूं लीजिए, भारत पर जब ब्रिटिशर्स ने हमला किया और धीरे धीरे करके पूरे भारत को जीत लिया, और 1857 की जो पहली आज़ादी की लड़ाई थी, उसकी असफलता के बाद हम सीधे ब्रिटेन के अधीन आ गए। क्या इसके केवल नुकसान रहे? एक फायदा इसका यह भी रहा, वो भली अप्रत्यक्ष था, कि भारत एक राजनीतिक एकता के सूत्र में बंधा, क्योंकि आपका जो शत्रु था वो कॉमन था, ब्रिटिशर्स के साथ इनको हटाना है। इसका इंपैक्ट ये आया कि जो आपकी पारस्परिक शत्रुता थी या विरोध थे, वो एक तरफ रखकर आप इस मामले में सामान्य रूप से लड़े और आगे बढ़े। इसका सबसे अच्छा उदाहरण 1905 का बंगाल विभाजन है, कि जब बंगाल बटा, शुद्ध सांप्रदायिक कारणों से उद्देश्य यह था कि देश बटेगा, लेकिन हुआ ये कि हिंदू मुस्लिमों में अभूतपूर्व एकता की स्थापना हुई। बंगाल का बंटवारा ना हिंदुओं ने स्वीकार किया ना मुसलमानों ने, और ब्रिटिशर्स को 1910 के बाद इस फैसले को लॉर्ड कर्जन के वापस देना पड़ा। यह उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया कि जिस देश पर ये साम्राज्यवादी नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं, वहां की जनता में एक राजनीतिक एकता स्थापित होती है, उनसे लड़ने के लिए, उनका विरोध करने के लिए, या उनके सामने अपनी बात रखने के लिए। जैसे आप भारत की बात करें, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
या जो अन्य पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनका निर्माण का एक बड़ा कारण ये भी तो था कि हमारी बात सही तरीके से हमारे जो हुक्मरान हैं, ब्रिटिशर्स, उनके पास पहुंच सके। और ऐसा नहीं है, ये भी मानना बड़ा पूर्वाग्रही होगा कि भारत को केवल नुकसान हुए। नहीं, सीमित रूप से ही सही, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, हमें कुछ लाभ भी हुए थे। तो ऐसा साम्राज्यवाद के शिकार देशों में भी होता है। राजनीतिक एकता स्थापित होती है, आपसी भेद दूर होते हैं और देश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की सकारात्मक कोशिश करता है। अगला बिंदु ये इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक और भौतिक उन्नति में सहायक। देखिए, ये बात तो तय है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि ताकतवर देश ही कमजोर देश पर कब्जे कर पाता है या उनको अपने नियंत्रण में ले पाता है। लड़ाई बराबर के ताकतवरों में कभी नहीं होती, लड़ाई दो कमजोरों में कभी नहीं होती। साम्राज्यवाद के जो प्रतीक रहे हैं राष्ट्र, वो बेहद ताकतवर थे, तकनीकी रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोगकर्ता के रूप में। अब जब ये सारे प्रयोग वो अपने देश में कर रहे हैं और साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए आपके देश में आ गए हैं, जो कि आप उनके नियंत्रण में हैं, तो यकीनी तौर पर उनके इस ज्ञान का लाभ आपको ही मिलता है। आप चाहे ना चाहें, आप माने ना माने, और उनको भी ये करना पड़ता है, क्योंकि जिस देश की जनता पर आप नियंत्रण किए बैठे हैं, वहां पर आपको अपने आप को जस्टिफाई, न्यायोचित सिद्ध करना होता है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो विरोध का, विद्रोह का सामना आपको करना होगा। तो उस देश की आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी सोच में, माइंडसेट में बदलाव भी ये औपनिवेशिक शासक लेकर आते हैं। और अगला बिंदु है मानवीय दृष्टिकोण को व्यापक बनाना। देखिए, वो कहावत आपने सुनी होगी, लोकोक्ति है, कुएं का मेंढक। यदि आप अपने एक देश के निवासी हैं, अपनी सभ्यता संस्कृति पर गर्व करते हैं, करना भी चाहिए, गलत भी नहीं है। अपने देश पर, अपनी सभ्यता पर, अपनी संस्कृति पर नाज करना गलत नहीं है। लेकिन यदि आप किसी दूसरे देश के संपर्क में आते हैं तो आपको उनकी भी अच्छाइयों का भान होता है, क्योंकि वो जो आप पर नियंत्रण कर रहा है ना, वो आपकी कमियां निकालेगा निर्ममता के साथ में, लिहाज नहीं करेगा आपका कि आपकी ये कमी है, आपकी खामी है। और दूसरे, जब आप उसे देखेंगे तो आप ये समझ पाते हैं कि हाँ, इनके यहाँ पर ये चीज़ें अच्छी हैं, इनको सीखा जा सकता है। जैसे आप अगर देखें तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का जो 1880 के बाद का जो काल है, आप पाएंगे उसमें बहुत से व्यक्तित्व ऐसे हैं और घटनाएं भी ऐसी हैं जिन्होंने ब्रिटिश शासन को देश के लिए केवल शाप नहीं माना है, बल्कि ये भी कहा है कि इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मिल सकता है, सीखना चाहिए। भाषा के बारे में, विज्ञान के बारे में, संस्कृति के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, व्यवस्था के बारे में, विधि निर्माण के बारे में, और हमने सीखा भी। तो ये तीसरा बिंदु है कि आपका दृष्टिकोण ज्यादा उदार और ज्यादा व्यापक बनता है। देखिए, ये तो हुए पॉजिटिव एस्पेक्ट। अब बात करें अधीनस्थ देशों को या गुलाम देशों को होने वाली हानियां कौन कौन सी हैं, तो उसमें पहली आती है साम्राज्यवाद का जो चक्र है, ये आर्थिक शोषण है। ये सामाजिक सांस्कृतिक तो जुड़े हुए हैं साथ में। मूलतः साम्राज्यवाद की पृष्ठभूमि में एक ही तत्व काम करता है, वो है आर्थिक। हमने शुरुआत में बात की थी, कच्चे माल के स्रोत और तैयार माल को बेचने के लिए तैयार बाजार, और उससे होने वाला आर्थिक लाभ। तो ये जो आदर्श वाली बातें हैं ना, जो हमने इससे पहले की, वो तो इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं जो साथ में मिल जाते हैं। मूल रूप से तो वो उस देश की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, शोषण के माध्यम से, अपने ऐसे नियम कायदे बनाकर जिसमें कि उन्हें तो लाभ हो और जिस देश पर वो कब्जा किए बैठे हैं उससे कोई खास फायदा नहीं हो। भई आप और जगह ना जाएं,
भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य रहा, उनकी जो आर्थिक नीतियां हैं, आप यदि उनको एनालाइज करें तो इस तत्व को अच्छी तरह समझ पाएंगे। कृषि को प्रोत्साहन दे रहे हैं, लेकिन आपके जो उद्योग धंधे हैं उन्हें खत्म किए जा रहे हैं, क्योंकि उस पर उनका लाभ है। ब्रिटेन को आप देखें ज्योग्राफी की दृष्टि से, तो कोई बहुत अच्छी फसलें वहाँ नहीं उगती हैं। सर्द मौसम है और चाहिए अनाज, दालें, सब्जियां, फल, कहाँ से मिल रहे हैं? उपनिवेशों से। और उनके यहाँ लगी हुई फैक्ट्रियां। तो उपनिवेशों से कौड़ियों के दाम कच्चा माल खरीद कर इन्हीं देशों में तैयार माल बेचना, यानी वो देश कच्चे माल के स्रोत भी हैं, मंडियां भी हैं। तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है। दूसरा, राजनीतिक दासता का प्रतीक है। देखिए, हमने इससे पहले जो बात की ना कि उन देशों में राजनीतिक चेतना आती है, परिवर्तन आते हैं, सब बातें ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन होता क्या है, ये औपनिवेशिक जो शासक है ना, ये ऐसी व्यवस्थाओं को वहां पनपाते हैं जो उनके हित में है। नीति निर्माण, योजनाएं, कार्यक्रम ऐसे बनाएं जो उनको फायदा पहुंचाने वाले हों, यानी वो जो संसद बने या वो जो वहां पर सरकार बने, वो मूलतः उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाने वाली हो। यानी व्यवस्था बनती तो है, लेकिन ठीक वैसी जो उनके हितों को पूरा करने वाली हो। और दुनिया के देशों में ऐसे अनेक एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, जिसको आप बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में कठपुतली सरकार, कि सरकार बनी तो पर ऐसी बनी जो उस औपनिवेशिक शासन की ही जबान बोल रही है। अगला बिंदु, ये जातीय विभेद को बढ़ाता है। देखिए, एक देश के भीतर अनेक जातियां, प्रजातियां निवास करती हैं। अफ्रीका तो इसका उदाहरण है कि वहां अधिकांश देशों में आप पाएंगे जातीय और जो कबीले होते हैं ना, इनके झगड़े चल रहे होते हैं। और वो पुरानी कहावत आप याद रख लीजिए हमेशा, बिल्लियों की लड़ाई में रोटी कौन उठाता है? बंदर। तो इन देशों के जो प्रजातीय झगड़े हैं, वो इनको आंतरिक दृष्टि से कमजोर करते हैं और बाहर वालों को वो आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कि इनको जीतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इनकी शक्ति बटी हुई है, इनको आपस में झगड़ने की फुर्सत नहीं है। वो कारण सांप्रदायिक होते हैं, जातीय होते हैं, प्रजातीय होते हैं, धार्मिक होते हैं, आर्थिक होते हैं, पर ऐसे होते हैं। अगला बिंदु, प्रतिक्रियावादियों को बढ़ावा। देखिए, प्रतिक्रियावादी कौन होते हैं साहब? जो कि सैनिक या विद्रोही माध्यम से सत्ता को बदलना चाहते हैं, आक्रामक तरीके से। और औपनिवेशिक जो शासक हैं, वो ऐसे मौके ढूंढते हैं कि आप हिंसा करें और मैं फिर आपसे ये कहूं कि भाई देखो, आप हिंसा कर रहे हैं इसलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मैं हिंसक नहीं हूं, लेकिन मैं हालात ऐसे कर दूंगा कि आपके पास हिंसा के अलावा और कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। आपके सामने उदाहरण है 1857 की क्रांति की शुरुआत। भाई, ऐसा नहीं था कि वो जो कारतूस थे जिन पर कि गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, वो की पहली बार बन के आ रहे थे। कारतूस तो पहले भी बनते थे, उनका प्रयोग सैनिक कर भी रहे थे, उन्हें कोई शिकायत भी नहीं थी। लेकिन क्या ये जरूरी था कि वही दो जानवर, जो एक हिंदुओं में बेहद पवित्र माना जा रहा है और दूसरा मुस्लिमों के अंदर बेहद अपवित्र, उन्हीं की चर्बी के बने कारतूसों का प्रयोग क्या आवश्यक था? विद्रोह तो होना ही था। हालांकि कारण और भी थे, लेकिन उस जो ये कारतूस वाला मामला था, इसने उस कफन में आखिरी कील का काम किया। विद्रोह भड़का और जो हुआ वो आपके सामने है। पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा हो तो पढ़ भी लीजिएगा, इस हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए, नेट पे खूब अवेलेबल है। लाइब्रेरी जाइए, ऐतिहासिक किताब उठाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा कारण क्या थे इसके। ये भी एक कारण है। ये जो प्रतिक्रियावादी शक्तियां हैं, ये इसमें उभर कर सामने आती हैं, जो कि उस शासन के खिलाफ हिंसक प्रतिरोध करने को प्रोत्साहित करती हैं। लेकिन अब यहाँ पर होता यह है कि यदि आपने हिंसा का सहारा लिया तो हिंसा का फिर जवाब भी हिंसा के रूप में सामने आती है। हर कोई तो गांधी होता नहीं।
जो हिंसा का जवाब अहिंसा से दे और जीते, क्योंकि वो लड़ाई लंबी चलती है। तो ये एक नुकसान इसका ये भी है कि इसमें दोनों ही पक्षों को कुछ लाभ और कुछ हानियां होती हैं। धन्यवाद।